दुनिया में एक नई जंग छिड़ चुकी है, लेकिन ये जंग बहुत ज्यादा खौफनाक होने की आशंका है, क्योंकि अब इजराइल के हमले के बाद ईरान ने पलटवार कर दिया और अब वार पलटवार और तेज और तीखा होता चला जा रहा है। कहां जाती दिखाई दे रही है ये जंग? हमारे सहयोगी सैयद मुर्तजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुर्तजा, जिस तरह की अब ये वार पलटवार हो रहे हैं, ऐसे हथियार अब इस्तेमाल होंगे शायद जो इससे पहले के जंग में नहीं हुए। क्या अंजाम दिखाई दे रहा है इस जंग का? क्योंकि थमने वाले नहीं, किसी के रोकने से रुकने वाले भी नहीं, ऐसा दिखाई देने लगा है। देखिए, पहले दिन का ही जो अपडेट वो ये है कि पहले दिन की जो युद्ध हुआ है, पहले जो इजराइल से हमले हुए, फिर ईरान से हमले हुए, इस दौरान जो बड़ी खबर जो है वो ये भी है कि ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने 2 जहाज गिरा दिए हैं इजराइल के, जब वो एयर स्ट्राइक कर रहे थे तेहरान या बाकी इलाकों के ऊपर। और ये इनमें से एक जहाज F-35 बताया गया है, जो एक स्टेल्थ विमान है। हालांकि ये दावा है और इसमें सच्चाई अभी तक हमें नहीं मालूम। ये ईरान का दावा है और एक पायलट को पकड़ने का भी दावा किया गया है। लेकिन इससे बड़ी खबर ये भी है कि अब ईरान ने यूरोप के देशों को धमकी दे दी है कि आप बीच में ना कूदें। ये इजराइल और ईरान का मामला है और इसमें अब उसने ब्रिटेन और फ्रांस को कहा है कि वो इस पूरे झगड़े से दूर रहें और इजराइल की मदद करने के बारे में सोचे भी नहीं। और ये सबसे अहम बात है, क्योंकि अब ऐसा होगा नहीं, ये भी तय है कि सिर्फ 2 ही देश लड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका की भूमिका इसमें साफ साफ देखी जा रही है। और जिस तरीके से डिफेंस सिस्टम अमेरिका का था, इजराइल पर जब पलटवार हुआ तो वो भी नाकाम ही साबित होता दिखाई दिया। इसका मतलब बहुत गहरे हमले होने वाले हैं। ईरान ने करीब 150 मिसाइल फायर की हैं पहले राउंड में। बिल्कुल। और 150 मिसाइल को रोकना जो है वो अगर हम देखें तो वहां पर इजराइल के अंदर थाट सिस्टम है, एरो सिस्टम है, डेविड स्लिंग है और जो आखिरी टर्मिनल स्टेज में के लिए उनके पास आयरन डोम भी है। तो अब ये जो सिस्टम जो है ये पूरी तरह फेल हो गए। मतलब कि हमने देखा है कि कैसे मिसाइल के इंपैक्ट हुए हैं इजराइल की जमीन के ऊपर, तल अवीव में, और उस जगह पे जहां पर उनका रक्षा मंत्रालय है, जिसे कहा जाता है कि इजराइल का पेंटागन है। और इस जगह पे अगर ईरान की मिसाइल आकर गिरी है और वहां पे हमने देखा जो एक इंपैक्ट हुआ, तो हमने देखा कि उस मिसाइल के गिरने के बाद 2 से 3 मिसाइल जो हैं वो जो एयर डिफेंस मिसाइल थी वो फायर की गई हैं। यानी कि उस जगह को गार्ड करने के लिए खास उस जगह पर एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम था और उसको भी तबाह किया गया। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा हमला है, क्योंकि ये शायद अंदाजा बिल्कुल नहीं था नेतन्याहू को कि तेल अवीव में इस तरह से सेंटर पर हमला हो सकता है ईरान का, क्योंकि उसके पास थाड मौजूद है, आयरन डोम से वो बचा सकते हैं। लेकिन अगर ये नाकाम हो जा रहा है, इसका मतलब अमेरिका की ताकत भी कम पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसे तो दुनिया में कई जगह अमेरिका से लड़ना भिड़ना पड़ेगा, ईरान तभी आगे बढ़ पाएगा। देखिए, यहां पर सबसे बड़ी चीज तो जो जिसकी साख जो दांव पे लगी हुई है, वो ना सिर्फ इजराइल के डिफेंस सिस्टम है बल्कि अमेरिका के भी है। हमने F-35 की बात की जिसको मारने का ईरान दावा कर रहा है। और दूसरी चीज है थाड, जो थाड एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो वायुमंडल के बाहर जाकर मिसाइलों को गिराता है। मुमकिन है उसने मिसाइलों को गिराया भी हो, 150 में से कई मिसाइल ऐसी रही हों जो उसने वायुमंडल के बाहर ही उसने मार गिराई हों। लेकिन कई मिसाइल हम देखे हैं कि इंपैक्ट हुए हैं तल अवीव के ऊपर और बड़े इलाके में तबाही हुई है। उसकी तस्वीरें हम देखी हैं, वीडियो आए हैं वहां से कि कैसे अब ऐसे मंजर है जैसे हमने देखा है जैसे गाजा में तबाही हुई है कि पूरी इमारतें जो हैं वो जमींदोज हो गई हो, एकदम तबाह हो गई हो। लेकिन यह है कि यहाँ पर जो थाड सिस्टम की बात कर रहे हैं, अब थाड अमेरिका ने ना सिर्फ इजराइल में लगाया है बल्कि ये यूएई में एक सिस्टम लगा हुआ है और साउथ कोरिया में लगा हुआ है। इसके अलावा अमेरिका के जहां बेसेस हैं वहां पे उसने लगाए हुए। लेकिन ये 3 एक बड़े मेजर जगह हैं जहां पे थाड सिस्टम लगा हुआ है। और इजराइल में एक नहीं है, 2 सिस्टम लगे हुए हैं। एक तल अवीव में है जहां पर अटैक हुआ और दूसरा सिस्टम लगा हुआ है नेवातिम में, जो इजराइल का सबसे खास एयरबेस माना जाता है। वहां पर उसकी F-35 की 3 स्क्वाड्रन तैनात हैं और उस जगह भी ईरान का दावा है कि हमने नेवातिम पर भी अटैक किया है। बस ये है कि दुनिया को उसकी तस्वीरें नहीं मिली, वहां के वीडियो नहीं आए, क्योंकि तल अवीव जैसे शहर में वीडियो बनाना आसान है, लेकिन दूर दराज जहां रेगिस्तान हो वहां पर इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो मुमकिन है कि वहां से यहां सिर्फ दावे ही काम आ रहे हैं इस वक्त खबरों के लिहाज से। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये है कि अलग अलग तरह के दावे, अमेरिका ने कहा कि आप अभी भी मौका है, आप डील कर लीजिए और इससे ज्यादा हरकत आप आगे बढ़ाएंगे तो फिर जबरदस्त हमले होंगे। क्या यह माना जाए कि अब किसी की नहीं सुनी जा रही, सिर्फ मर्जी की जा रही है और यह वर्ल्ड वॉर में तब्दील होती दिखाई दे रही है?
ईरान ने कल ही कह दिया था कि आप हमें चुप रहने को, खामोश रहने को नहीं कह सकते, क्योंकि जब गाजा में बमबारी हो थी तब भी हमने कहा, और जब हमारे मिलिट्री लीडरशिप को मारा गया तब एक तरह से जो पानी है वो नाक से ऊपर चला गया। बिल्कुल। और ये ऐसा वक्त है कि ईरान ने अगर जवाब नहीं दिया तो वहां की सरकार पर, वहां के पूरे एक तरह से कहें कि जिसे बाहर के लोग रजीम बोलते हैं, मुल्ला रजीम बोलते हैं, उस पर सवाल उठ जाएंगे। तो ये ईरान के लिए भी एक साख का सवाल था कि उसको जवाब देना था, और उसने जवाब दिया। अब ये बात है कि अमेरिका आगे क्या करने जाएगा। अमेरिका जो है उसने एक तरह से ईरान को वार्निंग दी है कि भी आप आगे ना बढ़िए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, और आप न्यूक्लियर जो डील है उस पर आगे बढ़िए। लेकिन इस वक्त ईरान के लिए इस तरह की डील में वापस लौटा आसान नहीं होगा, क्योंकि फिलहाल उसका फोकस पूरी तरह इजराइल है, और जिस तरह का नुकसान ईरान को हुआ है वाकई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 20 कमांडर और वैज्ञानिक जो हैं, जो बहुत ही अहम थे ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए, वहाँ की जो मिलिट्री फॉर्मेशन के लिए, उन लोगों को मार गिराया है। तो ईरान के लिए अभी न्यूक्लियर डील की बात तो मैं कहता हूं दूर तक, और ईरान ने तो अब सीधे सीधे एलानिया तौर पर कह ही दिया है कि अब हम बातचीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। अब तो सिर्फ इस लड़ाई को किस अंजाम तक पहुंचाना है यही होगा। लेकिन ईरान की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि ईरान जैसा चाहेगा इस जंग को वैसे ही खत्म। क्या यह मुमकिन दिखाई दे रहा है? अगर ऐसा है तो फिर इजराइल के साथ जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत, दुनिया के कई बड़े बड़े देश दिखाई देंगे सीधे, अगर जंग हो छिड़ गई तो क्या ईरान इनसे भी निपट पाएगा? क्या इतनी बड़ी तैयारी इसकी है? और क्या ईरान के साथ दुनिया के ऐसे देश इस वक्त आते दिखाई भी देंगे? जी देखिए, हमने देखा है कि इजराइल के साथ कौन कौन है। अमेरिका तो बहुत साफ तौर पे है। बिल्कुल। बाद में जर्मनी ने बोल दिया है कि भाई इजराइल को उनको पास आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। ब्रिटेन है, फ्रांस है, इन्होंने भी इजराइल का साथ दिया है। तो अब ये वो देश हैं जो इजराइल को हथियार ना देते हों, लेकिन इनकी वजह से जो इनकी एक तरह से हम कहें कि पिछले 1.5 साल में जिस तरह का युद्ध हुआ है, गाजा बमबारी हुई है, इन देशों का जो रवैया रहा है वो इजराइल के पक्ष में रहा है। बिल्कुल। और हमेशा इन्होंने इजराइल का साथ दिया है पिछले 1.5 साल से। देखें, हालांकि यूरोप वो जगह है जहां पर फिलिस्तीन को लेकर एक बड़े सेंटिमेंट हैं, और फिलिस्तीन का समर्थन होता है, चाहे स्पेन हो, इटली हो, इन देशों में उसका भारी समर्थन है। लेकिन फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी से जिस तरह का रुख आया है इजराइल के पक्ष में, उससे साफ नजर आ रहा है कि इजराइल के पक्ष में अब एक तरह से यूरोप की बड़ी पावर खड़ी हुई है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बहुत सारे लोग। हाँ, और ईरान के साथ हम कहेंगे कि रूस और चीन, जिन्होंने इस अटैक की निंदा की है, तो एक तरह से वो ईरान के साथ हैं। लेकिन अब ये है कि ईरान क्या करेगा, क्या इसमें ये इन देशों का खिंच पाना, अगर ये युद्ध क्या ये डायरेक्ट इन्वॉल्व हो पाएंगे? हाँ, ये हो सकते हैं, क्योंकि अगर कल को ये होता है कि अमेरिका की तरफ से इजराइल की कोई मदद की जाती है, तब खाड़ी में करीब 40 अड्डे हैं अमेरिका के, जहां पर उसकी सेना तैनात है। चाहे ये यूएई हो, कतर हो, जहाँ का अल उदैद एयरबेस है, अल दाफरा यूएई में है, बहरीन है, कुवैत है। अब यहाँ पर ऐसे बेस हैं जहाँ पर अमेरिका की जो मौजूदगी है, सैन्य मौजूदगी है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है ईरान की सुरक्षा के लिए भी। तो ईरान जो है इनको पर मिसाइल दागेगा। और एक बात अहम यह है कि कुछ साल पहले जो है अमेरिका के एक बड़े कमांडर ने कहा था कि ईरान के पास 3 से 5 हज़ार ऐसी मिसाइल हैं जो इजराइल पहुंच सकती हैं, मतलब कि इंटरमीडिएट रेंज या उससे ऊपर। बिल्कुल। अब ये रेंज ऐसी होती है 1500 किलोमीटर से ऊपर की। अब ईरान के पास ऐसी 3 से 5 हज़ार मिसाइल है। पहले राउंड में उसने 150 मिसाइल दागी हैं। तो अब सोचिए कि क्या ईरान इसको सस्टेन कर सकता है, आगे कब तक कर पाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो कम दूरी की मिसाइल हैं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, वो भी बड़ी तादाद में है, जो 300 से 700 से 800 किलोमीटर तक होती हैं। और ये वो रेंज है जिसमें अमेरिका के बेस आते हैं ईरान से करीब, यानी खाड़ी देशों के भी। और ईरान के पास इतनी मिसाइलें, जैसा कि आप बता रहे हैं, कि ये पूरे इजराइल को कवर करती है, मतलब उसका कोना कोना, चप्पा चप्पा उसकी रेंज में आ सकता है। लेकिन अब ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील होते चली जा रही है जंग, ये इस बात पर भी क्या डिपेंड करेगा कि क्या सीधे सीधे और कितना एक्टिव होता है इसमें अमेरिका, उस पर ही क्या डिपेंड करेगा कि रूस और चीन जैसे बड़े देश कितने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व होंगे।
देखिए, जो इलाका है, जो अगर हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहें ईरान की, तो बहुत ही ख़ास जगह है। अब ये वो इलाका है जहाँ से दुनिया का हम कहें कि 1/3 करीब करीब तेल जो है वो निर्यात किया जाता है। इराक है, सऊदी अरब है, कुवैत है, कतर है, यूएई है। अब ये वो जगह है जिनका तेल जो है जो एक्सपोर्ट होता है, तो वो एक गलियारे से निकलता है जिसे पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान जो है उसके बीच में एक जगह है, जो गलियारा है उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये इतनी छोटी जगह है, इतनी पतली जगह है समुद्र की, कि करीब 50 कम से कम इसका सबसे छोटी जो दूरी है वो 50 किलोमीटर रह जाती है। और उसमें भी 3 से 4 किलोमीटर का जो फासला है जहां से बड़े जहाज गुजर पाते हैं, मतलब कि उनको बहुत संभल के निकलना पड़ता है, नहीं तो फंस जाएंगे समुद्री तल के ऊपर अंदर। तो अब इतनी दूरी पर अगर ईरान जो है कुछ ब्लॉकेड लगाता है, जिससे जैसे कि खबर आ रही है कि ईरान कह रहा है कि अगर बड़ा हमला हुआ तो हम कोई भी कदम उठा सकते हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उठा सकते हैं। मतलब ब्लॉकेड होगा और तब तेल की सप्लाई रुकेगी, और तेल की सप्लाई रुकेगी दुनिया में तहलका मचेगा इस बात के लिए, और उनको अपनी स्थिति साफ करनी पड़ेगी कि इस वक्त वो क्या स्टैंड लेते हैं। लेकिन जिस तरीके की स्थिति अब साफ कर दी गई है खामनेई की ओर से, क्या वहां पर जो एक निर्वासित प्रिंस पहलवी हैं, उनकी भूमिका, जब कुछ दिन पहले वो जाकर के नेतन्याहू से भी मुलाकात करते हैं और आज अब वो कह रहे हैं कि तमाम लोग ईरान के इनके खिलाफ खड़े हो जाएं, क्योंकि इनकी जिद की वजह से, एटॉमिक जिद की वजह से पूरा का पूरा ईरान इस वक्त खतरे में आ चुका है। एक्सटर्नल सपोर्ट के अलावा इंटरनल सपोर्ट की क्या स्थिति दिखाई दे रही है, और तभी यह तय होगा कि क्या यह वर्ल्ड वॉर में तब्दील होती दिखाई दे रही है जंग, या फिर हार जीत का फैसला भी हो जाएगा। देखिए, ईरान में जो है बहुत कम तादाद में ऐसे लोग हैं जो शाह रज़ा पहलवी, जो 1989 से पहले के बिल्कुल वहाँ सरकार में थे, और तब जब इस्लामिक क्रांति हुई तब उनको हटा के खुमैनी आए और तब वहाँ पर नई सरकार बनी। तो उस दौर के कुछ लोग हैं या कुछ ऐसे पॉकेट्स में लोग हैं जो आज की मौजूदा सरकार का वहाँ विरोध करते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि इसको आप किसी ईरान की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हाँ, अमेरिका की तरफ से या वेस्ट की तरफ से हमने देखा है कि चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो सीरिया हो, ऐसी जगहों पर दूसरी ताकतों को बढ़ावा देकर वहाँ की सरकार को अस्थिर किया गया है। हमने ये चीज़ लीबिया में देखी जब गद्दाफी को मारा गया, और हमने सीरिया में देखी जब बशर असद को हटाया गया, और जुलानी के समर्थन में हमने देखा पूरा यूरोप आया। और ट्रंप भी मुलाकात किया जुलानी वही है जो ISIS के आतंकी थे एक जमाने में, और उनके ऊपर करोड़ों रुपए का इनाम था। तो अब आज अमेरिका इन्हीं के साथ हाथ मिला रहा है, वही सीरिया में सरकारें बैठे हुए हैं। अब यह है कि रज़ा पहलवी जो हैं वो शाह के ही ख़ानदान से हैं, और अब उनको अगर आगे बढ़ाकर अमेरिका, इजराइल या वेस्ट अगर चाहता है कि ईरान में कुछ हासिल करेगा, तो ये उसका ख्वाब है। ईरान का जो पूरा एक हम क्या कहें सोसाइटी जो है वो इतनी ज़्यादा हम कहें कि इतनी ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर वो मौजूदा सरकार के साथ जुड़ी हुई है कि इन लोगों के साथ, जिसे कहते हैं कि नो रूम लेफ्ट वाली बात है, और पिछले 30-40 सालों में ऐसा नहीं हो पाया है। अब मुमकिन ऐसा लगता नहीं। अब ये जो बात आ रही है कि तेल अवीव के बाद हाइफा और कुछ ऐसे बड़ी जगह जो अब निशाने पर होंगे, क्या ये माना जाए कि ईरान ने वो पूरी तैयारी कर ली है कि अब इतना बड़ा हमला किया जाए इजराइल पर कि वो फिर पलटवार की इस तरह की पोजीशन में ना आ सके, और क्या ये बहुत जल्द और बड़े हमले होने जा रहे हैं? ईरान के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो उसे अब खुद को भी सस्टेन करना पड़ेगा, एक अगर लंबा युद्ध लड़ना है उसे, और उसे जो भी वो टारगेट करता है इजराइल में, वो उसे इस लेवल तक रखना पड़ेगा ताकि ये युद्ध एक दायरे से बाहर ना जाए। मतलब कि ये समझ लिया कि ईरान नहीं चाहेगा कि इसमें अमेरिका शामिल हो, बिल्कुल शामिल वो नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि ये चीज अभी 1-to-1 ही हो और इजराइल से उसका सीधा सामना हो, बीच में अमेरिका ना आए, क्योंकि तब उस पर दबाव बढ़ेगा। तो अब यह है कि इजराइल को वो किस तरह ज़्यादा डेंट कर सकता है। तो हाइफा इसलिए टारगेट पे है क्योंकि हाइफा वहाँ की एक इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ख़ास सिटी है, पोर्ट सिटी है, और जितना आयात निर्यात होता है वो हाइफा के ज़रिए होता है, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो। तो वो एक ऐसा सेंटर है, अगर उसको टारगेट करता है ईरान तो इजराइल को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये कुछ खास ठिकाने हैं जो उसने पहले ही टारगेट पर ले लिए। लेकिन अब सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से ये जंग आगे बढ़ती दिखाई दे रही है,
ट्रंप की बात ईरान नहीं मान रहा, वो कह रहे हैं कि रुक जाइए और डील पर आगे की बात कीजिए। इन्होंने साफ कर दिया है कि अब तो एटॉमिक डील नहीं होगी क्योंकि उसके अपने इरादे हैं और अब वो उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। अब इजराइल इस कंडीशन में किस तरह की तैयारी से आगे बढ़ता दिखाई देगा, क्योंकि नतांज जैसे ठिकानों पर अगर हमला कर रहा है वो, तो क्या उसने मैसेज बिल्कुल साफ दे दिया है कि ये वॉर यानी कि एटॉमिक वॉर, और ये उसी तरफ बढ़ेगी। इजराइल कोई मौका नहीं छोड़ेगा इस वक्त। हाँ। इजराइल को ये जो मौका मिला है अटैक का, वो चाहेगा कि वो पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को और उसके मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, जो भी उसका जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं। ये बात नेतन्याहू कह चुके हैं कि ये हमारे दो बड़े टारगेट हैं। एक ईरान की मिसाइल का पूरा गोदाम, बिल्कुल, जिसे आप कह सकते हैं, चाहे तो मिसाइल सिटी बोलते हैं ईरान में, और दूसरी चीज है वहां का परमाणु कार्यक्रम। और इसलिए फोर्दो में तो अटैक फोर्दो में भी हुआ है, बिल्कुल, जैसे हम कल बात कर रहे थे, फोर्दो में अटैक हुआ है, नतांज में बड़ा धमाका लेकिन हुआ वो बहुत सुरक्षित जगह, अगर वहां पर वो अटैक कर रहा है, हाँ, इसका मतलब उसे वो खत्म कर सकता है क्या? इतनी स्ट्रेटेजी इसके पास में है। इजराइल चाहेगा कि इसमें अमेरिका कूदे, क्योंकि अमेरिका के बिना उस जैसी जगह को यहां कामयाबी मुश्किल होगी। हाँ, उसके लिए कामयाबी हासिल करना फोर्दो जैसे साइट पर मुमकिन नहीं है अकेले अपने दम के ऊपर। बिल्कुल। अब इससे पहले जब युद्ध, ये हम बातचीत जब अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई थी, तब एक तरह से दबाव डालने के लिए अमेरिका ने डियोगो गार्सिया में अपने जो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर हैं वो तैनात किए थे। तो ये तरह से एक मानसिक दबाव डालने का कोशिश थी ईरान पे कि देखिए हम क्या कर सकते हैं अगर आपने बातचीत नहीं की। खैर बातचीत शुरू हुई और अब मुमकिन है कि हम कुछ दिनों के अंदर हम उन बॉम्बर्स को फिर डियोगो गार्सिया या फिर ईरान के किसी आसपास किसी और बेस पे तैनात होते देखें। और ये खास बात भी है, और ये नहीं लग रहा कि ये इतनी जल्द किसी भी दुनिया की बड़ी ताकत के दबाव में आएंगे, चाहे वो इजराइल हो या फिर ईरान हो। क्या लगता है मुर्तजा, अब ये कितनी लंबी लड़ाई खींचती दिखाई दे रही है, और इस लंबी लड़ाई का असर दुनिया में किस किस तरह से अब भविष्य में बहुत जल्द पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात जो डिपेंड करती है उस पर कि कौन कितनी ज्यादा वक्त तक इसको सस्टेन करता है। क्या ईरान कर पाएगा? क्या ईरान के पास इतने जरिए हैं? उसकी इकोनॉमी इतनी मजबूत है? क्या वो उसके पास मदद करने वाले ऐसे देश हैं जो उसको लगातार सप्लाई बनाए रखें? हालांकि ईरान की खुद जो मिलिट्री इंडस्ट्री काफ़ी मजबूत है और उसकी तैयारी भी, वो जानता है कि पिछले 1-2 साल से जिस तरह का दबाव पड़ रहा है, खासकर गाजा में जो युद्ध शुरू हुआ उसके बाद, तो ईरान अपना जो उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं वो तो दिन रात काम कर रही होंगी, लेकिन साथ में क्या रूस और चीन इस तरह उसको सप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि रूस तो खुद ही युद्ध में फंसा हुआ है यूक्रेन में, तो ये चीज़ देखने वाली है। और दूसरा ये है कि इजराइल को मदद करने वाले कौन देश हैं, और सबसे बड़ा यह है कि इस पूरे झगड़े में जो अरब देश हैं उनका रोल क्या होगा। ये सबसे अहम बात भी है। अगर हम ईरान की बात करें, इस्लामिक कंट्रीज का सपोर्ट उसे मिलेगा, ईरान ऐसा मानकर चल रहा है लेकिन क्या यही जमीनी हकीकत है इस वक्त? क्या पूरे इस्लामिक कंट्रीज बगैर नफा नुकसान देखे ईरान का सपोर्ट करने तैयार होंगे, या फिर बैलेंस होगा? जितने भी हम गल्फ कंट्रीज जो बोलें, जो तेल उत्पादक देश हैं, सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई है, कुवैत है, बहरीन है, अब इनके साथ सबसे बड़ा सवाल है कि अगर युद्ध शुरू होता है तो उनका तो तेल ही इनका ऐसा कारोबार है जो ठप हो जाएगा। हाँ। तो ये नहीं चाहेंगे कि जो युद्ध है वो खाड़ी के आसपास आए, मतलब कि दोनों देश जो हैं इसे आसमान में ही लड़ते रहे आपस में, वो वहां तक तो सहन कर सकते हैं, लेकिन अगर खाड़ी के आसपास कुछ हुआ, या समझ लीजिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर ब्लॉक हुआ, तो इन लोगों का धंधा चौपट हो जाएगा और तब जो है ये बहुत ज्यादा दबाव में होंगे। और ये समझ लीजिए कि इस वक्त जब ईरान ने हमला हुआ, तब उस वक्त सऊदी अरब से लेकर तुर्की और कतर सभी देश ने इस हमले की निंदा की, और ये एक पहला सिग्नल है कि उन्होंने कह दिया है कि भाई हम इजराइल के हमलों से राजी नहीं हैं और इसको बंद कीजिए। और क्योंकि इससे सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो इन्हीं देशों का होगा। इजराइल का तो यह है कि दूर से वो मिसाइल से ही हिट कर सकता है, बाकी अगर यहाँ पे कुछ बड़ी चीज हुई तो इन देशों में बहुत भारी तबाही हो जाएगी। लेकिन कितना लंबा वक्फा इसे आप देख रहे हैं, ये जंग जो आगे खींचती दिखाई दे रही है, कितने दिन आगे और चलेगी? ये ट्रंप पे ही काफी कुछ निर्भर करता है। ट्रंप क्या अब ऐसे वक्त पे, वो दबाव में तो हैं, इजराइल से दबाव में हैं। हाँ। वो क्या ईरान से कुछ ऐसी बात होती है कि क्या वो किसी तरह डील को लेकर क्या ईरान को ऐसा दबाव डालता है कि ईरान मजबूर हो जाए कि उसे एटॉमिक डील करनी ही पड़ जाए? हाँ, या तो मजबूर हो जाए या फिर वो मजबूर कर दे। हाँ, मजबूर इस तरह कर दे कि अगर इस तरह की बात उठ रही है ईरान में कि भाई आप बम बनाइए,
वहां पे प्रदर्शनकारी जो हैं बिल्कुल वो जब निकल रहे हैं सड़कों पर तो कह रहे हैं आप बम बनाइए। तो अब ईरान में अगर इस तरह का दबाव पड़ता है सरकार पे कि वो कोई चीज ऐसा ऐलान कर दे जो ट्रंप को मंजूर ना हो या फिर इजराइल को मंजूर ना हो, तब ये चीज देखने वाली होगी कि आगे कहाँ ये चीज जा रही, कहाँ ये युद्ध जा रहा है फिर। बिल्कुल, लेकिन अभी जो सूरत हाल है ये बहुत खौफनाक है। मतलब जिस दिशा में भी ये जंग आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, क्या कोई सूरत ऐसी आप देख रहे हैं इतनी तमाम कंट्रीज के डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बाद कि ये एक एटॉमिक वॉर में तब्दील हो सकती है और इससे कोई गुरेज नहीं कर सकता? दोनों की अपनी पावर है और दोनों के पास अपना सपोर्ट भी है। एटॉमिक जो हम वॉर की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक वॉर मतलब कि परमाणु बम। बिल्कुल, परमाणु बम मतलब कि परमाणु ब्लास्ट। बिल्कुल, लेकिन ईरान के पास तो अभी बम नहीं है। तो किसके पास बम है? क्या इजराइल के पास बम है? हाँ है। ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कहती हैं कि इजराइल के पास बम है। क्या वो इस्तेमाल करेगा बम? अब इजराइल क्यों इस्तेमाल करेगा? क्या इस तरह की नौबत आ जाएगी कि इजराइल के सर्वाइवल बात आ जाए? ये बड़ी चीज है। बिल्कुल। और अगर वो बम इस्तेमाल करता है तो फिर चेन रिएक्शन होगा। फिर तो उसके बाद कौन बचेगा? बिल्कुल, उसके बाद तो फिर आप समझ लीजिए कि ये पूरा इलाका जो है वो जलने लगेगा। तो लेकिन फिलहाल यह है कि अभी जो हमले हुए हैं उसमें ईरान के परमाणु ठिकानों पर तो हमले हो गए हैं और वहां पर अगर किसी तरह का भी रिसाव होता है, रेडिएशंस निकलती हैं, तो उससे सिर्फ ईरान को नुकसान नहीं होगा, आसपास के बाकी जो देश हैं उनको भी नुकसान होगा। बिल्कुल। और ये कोई नहीं चाहेगा कि इस नौबत जो है यहां तक पहुंचे। तो ये अभी की ताज़ा सूरत हाल है, लेकिन ये जंग यहीं पर रुक रही है ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। ये जंग लंबी चल सकती है। आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार लगातार जारी हैं। अपडेट्स इसमें क्या हैं लगातार आप देख पाएंगे न्यूज़ 18 इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फिलहाल मुर्तज़ा बहुत बहुत शुक्रिया।